नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो यात्री आए थे हमारे देश में, है ना, यात्रियों के नज़रिए। हमने इसमें फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और अल बरूनी इनके बारे में पढ़ा। आज हमने इनकी जो सामाजिक क्रियाएं थी या फिर संचार की प्रणालियां थी उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बर्नियर और अपविकसित पूर्व। ठीक है, देखो, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। अनूठेपन मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा चंचलपन। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना और भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। यानी कि उसने वो क्या चाहता था कि जो भी चीज उसने भारत में देखी हैं वो उसको यूरोप और जो विशेष रूप से क्या फ्रांस में स्थितियां उनसे तुलना या फिर उनसे कंपेयर करके उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित था। विशेष रूप से उन स्थितियों से जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, यानी कि बहुत ज्यादा अलग अलग पाया, बहुत अवसाद पाए। उसका विचार नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। ठीक है, अब है बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। जो बर्नियर का ग्रंथ था उसका नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन मतलब किसी ग्रंथ को लेकर हम उसे गहनता से पढ़ रहे हैं तो गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है क्या? बर्नियर का जो ग्रंथ था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, यानी कि जो अब का यूरोप है उससे वो उसकी तुलना करता रहा है। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसके भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, यानी कि उसे एक तरह से क्रोनोलॉजिकल उसमें ऑर्डर में किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। अब है व्यापक गरीबी। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री, क्या नाम था जो डच यात्री था उनका? पेलसर्ट। पेलसर्ट नाम का एक डच यात्री था। उन्होंने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित थे कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गरीबी लोगों में क्यों है। लोग इतनी अधिक और दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र चिंता, अभाव के घर और कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। यानी कि उनका कहना यह था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी थी। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए, राज्यों को जो वहां पर उस टाइम पे जो शासन कर रहे हैं उसको उत्तरदायी ठहराते हुए वो कहते हैं कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बच पाती है। इसके बाद है भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, यानी कि लोगों के पास अपनी जमीनें बहुत कम मात्रा में थी। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राज के स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था। इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन, यानी कि इस प्रकार की जो बातें हैं, वार्तालाप हैं, बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृतांतों में मिलता है। राज के भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। जो भूधारक थे वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसके बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने
बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में हुआ, को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न और समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय किसके? शासक वर्ग के। यानी कि जो लोग गरीब थे, जिनके पास अपनी खुद की निजी भूमि नहीं थी, जो भू स्वामित्व नहीं था जिनके पास में, तो वो क्या हुआ, एक तरह से वो गरीबी की तरफ बहुत ज्यादा उत्पीड़ित होते रहे। और मतलब जो अच्छी स्थिति रही या फिर दयनीय स्थिति, वो सिर्फ किसकी रही? शासक वर्ग को छोड़ के। उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बेकार थी। अब देखते हैं गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विकास विषय में दिए गए विवरण से एक उद्धरण दिया जा रहा है। मतलब ये बर्नियर ने लिखा था, उसका ही एक उद्धरण है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वतीय, ग्रामीण अंचलों मतलब जो गांव वाले एरिया हैं, रेतीली भूमियां हैं या फिर बंजर पर्वतीय हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि सत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उद्धरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से बना वर्णित करता है कि भाई यहाँ पर दरिद्र लोग क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरीबी की वो हो रही थी, ना तो भू स्वामित्व था लोगों के पास, ना ही भूमि ऐसी थी कि जहाँ पर वो खेती कर सकें। तो उसने क्या कहा है, बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप समान जन समूह से वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, जो कि क्या था? राजकीय भूस्वामित्व। कई बार ये स्टेटमेंट में आ जाता है, जैसे आजकल क्वेश्चन चल रहे हैं ना असर्शन एंड रीजन में, तो उसमें दे देते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट बच्चों। और जैसे अब इसमें दे रखा है कि इसका क्या कारण था, तो एकमात्र कारण क्या था? राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता, यानी कि यह नहीं बताता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताता है। जो अबुल फजल था, वो कहाँ था? अकबर के दरबार में रहता था। वो सरकार एक तरह से भूमि राजस्व को एकत्रित करता था, तो उसको राजत्व का पारिश्रमिक भी बताते हैं, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, लगान मतलब कर, टैक्स, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन असल में यह ना तो लगान था और ना ही भूमि का कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। यानी कि जो भी उपज होती थी वहां पर, उस पर जो कर लगाया जाता था या टैक्स लगाया जाता था, वो होता था, जिसे हम और ज्यादा विस्तार से कब पढ़ेंगे? चैप्टर 8 में। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने इसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। किसने किया था? फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि फ्रांस से जो दार्शनिक आए थे, क्या नाम था उनका? मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने इसका वृत्तांत कहाँ किया है? प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व, प्राच्य को क्या बोलते हैं हम? पूर्व, यानी कि पहला,
में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं आती थी। लिखा था ना ऊपर सरकारी जो सरकारी स्वामित्व होता था, तो वो पूरा किसका, राजा का स्वामित्व होता था पूरी भूमि पर। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाते थे। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राज के दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति, अधिशेष भी एक तरह से कर होता था, मतलब एक लगान हो गया जैसे, उससे अलग निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी। इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8 में, ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था। बल्कि 16वीं और शताब्दी 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप में बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे। दूसरी ओर अस्पृश्य, भूमि विहीन श्रमिक, बलाहार, इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यानी कि जो छोटे किसान थे वो सिर्फ अपनी जो जीविका होती थी कि भाई हमें दिनचर्या किस तरीके से चलानी है, बस एक तरह से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए, इस तरीके से वो अपना निर्वहन करते थे। इसके बाद है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल साम्राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। जो मुनाफा होता था वो कौन रख लेता था, राज्य। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता था। अब है एक भिन्न सामाजिक आर्थिक दृश्य परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिया गया है ये परिदृश्य, जो कि क्या है, ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई और जीवन के अन्य आवश्यक वस्तु के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में नहीं उगाई जाती हैं, जैसे रेशम, कपास और नील, कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहाँ एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों और विभिन्न प्रकार के रेशम और सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं, विदेश में निर्यात किए जाते हैं, उनके निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के बाद सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15%, कितनी जनसंख्या का 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राज के शिविर पर निर्भर होते थे। उसका विश्वास था कि जो राज के दरबार है उनके आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे, यानी कि जैसे राज के दरबार आते थे उसी के अस्तित्व में ये आते थे। इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। उसने सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे: उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। उनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है।
व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक तथा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन, महाजन कैसे कहा जाता था, इसमें जो जाति और व्यवसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे, यानी कि जिसमें पूरा का पूरा एक समूह होता था इनका, और बंधुत्व के संबंधों से, यानी कि एक इकाई के या एक जाति के लोगों का एक समूह के, उसको हम क्या बोलते थे, महाजन। और उनके मुखिया को सेठ क्या कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यवसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम या वैद्य बोलते थे, अध्यापक को पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता को वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहां कई राजकीय प्रश्य पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों के भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। इसके बाद है बच्चों महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक, यानी महिलाओं की कैसी स्थिति थी उस समय पे। तो इब्न बतूता हमें बताते हैं दासियों को लेके कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों को मुखबिर करता था। मुखबिर मतलब खुश रखता था। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था, यानी कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमले हो रहे हैं, तो उसमें उन दासियों को जो जीत लिया जाता था उन्हें वो बलपूर्वक एक तरह से जीत कर लाते थे। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास घोड़ और एक घोड़ा दिया भेंट के रूप में। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ। जो तुगलक थे वो किसके धर्म उपदेश से प्रसन्न हुआ, तो नसीरुद्दीन के जो धर्म उपदेश थे उनके प्रवचनों से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा और 200 दास दे दिए दान में, या फिर दान कह सकते हैं, या फिर भेंट स्वरूप। इन इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी, यानी कि अलग अलग तरीके की दासियां होती थी कि भाई ये सुल्तान के उसमें रहेगी, ये फिर ये या फिर ये जो और मंत्रीगण हैं उनके लिए हैं। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुए। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो घरेलू काम होते हैं उनके लिए। और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू कामों में के लिए थी बहुत कम होती थी, और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम एक या दो तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्री, यानी कि जो उस टाइम पे जो यूरोपीय यात्री आए थे वो, और लेखकों के लिए महिलाओं से किए जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी और पूर्वी समाज के बीच बहुत ज्यादा भिन्नता का प्रतीक था, संकेत देता था भिन्नता का। अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था दोनों में। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। नहीं, कुछ तो खुश होकर कि चलो हम सती हो जाते हैं ना, और लेकिन कुछ ऐसी थी जो नहीं होना चाहती थी लेकिन उनको फिर मरने के लिए बाध्य किया जाता था, जबरदस्ती करी जाती थी। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों की चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं, जो यानी कि जिनके घर परिवार वाले व्यापारी होते थे, मुनीम होते थे, तो वहां से जो आने वाली महिलाएं हैं गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने ले जाती थी। अतः यह असंभाव्य लगता था कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित तक रखा जाता था। ठीक है।
तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप एक बार ये देख लेंगे यहाँ पर जो काल रेखा हमें दे रखा है कि कब अब इब्न बतूता आया, मार्को पोलो कितने से कितने टाइम तक के लिए रहा, ये चीज आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा वो है कंप्लीट, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, बर्नियर और इब्न बतूता अल बरूनी के बारे में। अब कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।